अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। जिस मुल्क में कानून और आइन के ऊपर सवाल उठ रहे हों उस हवाले में और उस दौर में अगर तो एपेक्स कमेटी के फैसलों पर संजीदगी से अमल जारी हो तो फिर इंसान को हैरत होती है। या तो फिर वो फैसले बहुत ठीक होते हैं या फिर बाकी चीज़ों में दम नहीं होता। और अगर आइन और कानून में दम नहीं है और एपेक्स कमेटी के फैसलों में दम है तो हमने आज देखा कि उस दम ने क्या कमाल दिखाया है कि आज भर भर के ट्रक, कोई 12 ट्रक गए हैं तोरखम बॉर्डर पे जो अफगान मुहाजिरीन है उनको लेकर, और भी लोगों के हवाले से बात सामने आ रही है। अफगान मुहाजिरीन को कह दिया गया है, दहशतगर्दों को हमने वार्न कर दिया है कि अब इस मुल्क में वो नहीं रह सकते, अपनी पनाहगाहें यहाँ से निकालें, यहाँ से जाएं। और अब ये मामला हम देख रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी पर सबकी नजरें टिकी हैं और हमें यह बताया जा रहा है कि वो हमारी मुआशी सूरत हाल का एक वाहिद हल रह गए हैं। और वो जैसे ही आएंगे, जैसे ही मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे तो शायद पेट्रोल जो है उनसे डर के नीचे चला जाएगा और बिजली के जो झटके हैं वो भी कम हो जाएंगे। आज जो ₹1.71 बिजली बढ़ी है तो इसके बाद मेरा ख्याल है मियाँ साहब जैसे ही मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे तो मईशत जो है हमारी संभाले में आ जाएगी। तो ये हमें तासुर दिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का शोर मचा रही है कि चारों सूबे वो स्वीप कर लेंगे। और ये बात भी हो रही है कि कहाँ गए पीटीआई वाले। फिर पीटीआई वाले कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। कोई कभी किसी के प्रोग्राम में आ रहा है, कोई कभी किसी के प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आ नहीं रहा। अब ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग फैक्ट में चले जाते हैं कि हमें लगता है दोनों तरफ से ही बिगाड़ है। अब अगर दोनों तरफ से ही बिगाड़ है तो इस मामले को सुलझाना कैसे? क्या ये तासुर देना है कि जो 9 मई को हुआ, जो 9 मई का साने है, उसमें जो मुलव्विस लोग हैं आज वो इस बात से बरियो जमा हो जाएंगे अगर वो ये कह देंगे कि तमाम मंसूबा चेयरमैन पीटीआई ने गढ़ा था? क्या जो बच्चे यूज हुए एज टूल्स इमरान खान साहब को जेल ना भेजने के लिए जो बीच में रहे, वो बच्चे आज कहाँ हैं? उनके माँ बाप और वाविला कौन मचाए? इनके लिए तो फिर कोई एफआईआर होती है, कोई खत लिख देते हैं गौर अयूब साहब। लेकिन इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो टाइगर फोर्स की आड़ में डार साहब के अंडर आए और फिर खान साहब को इन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया और दिल से सपोर्ट किया? तो आज उनका क्या कसूर है? बाकी लोगों का क्या कसूर है? खान साहब के लिए वकला की पूरी टीम है, लेकिन बाकियों का क्या? उन खवातीन का क्या जो जेलों में हैं? लेकिन इससे दरकिनार हम जाहिर एक सियासी महाज है, पीटीआई को नाअहल करना है, चेयरमैन को नाअहल करना है। इलेक्शन कमीशन एकदम से एक्टिव नजर आ रही है। इलेक्शंस हो जाएंगे जैसे ही नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे, फिर जनवरी में सर्दी का भी रीजन आ जाता है। अब सर्दी हो या गर्मी, और सर्द महरी हो या गर्म जोशी, मामलात ऐसे ही चलेंगे। सियासत का यही रंग है और यही ढंग है। लेकिन सीरियस फैसले हो रहे हैं, उस पर अमल भी हो रहा है। ये एक खुशाइद बात बहरहाल है। लगता है कि कम से कम कोई तो कंट्रोल में है। इस पर मजीद बात कर लेंगे कि 9 मई के साने के हवाले से फिरदौस आशिक अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अमान साहब, क्योंकि आप तो ना आपको उठाया, ना आप अबडक्ट हुई, ना आप अगवा बराए तावान, ना अगवा बराए बयान। ये कल शुएब शाहीन साहब ने ये जुमला कसा था तो मैं सोचा वो उसी को रिपीट कर दूं। आपने अपनी मर्जी से पीटीआई से जिस तरह से आपको उन्होंने अंडरमाइन किया, आपने छोड़ दिया, फिर आप अपनी वालदा साहबा के हवाले से अपने हल्के में रहीं, फिर आप वापस रीसर्फिस हुई, फिर आपने ये तमाम बातें शुरू की और सबसे पहले ये बातें शुरू की इससे दरकिनार के कौन कब गया, कौन कब मुलव्विस था। आप इस पूरे सिनारियो में नहीं है, लेकिन आप भी वही कमोबेश बातें करती हैं जो डार साहब आज कर रहे हैं। आज आप थोड़ा सा बताएंगी कि फिर हमें हकीकत समझने में या जानने में मुश्किलात क्यों पेश आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो ये है कि ये पाकिस्तान जो है ये शहदा के खून के जो इसके असरात हैं इसकी मट्टी के अंदर, इस मुल्क को कोई भी साजिश, कोई भी मिली भगत और कोई भी वतन दुश्मनी के साथ जुड़ा एजेंडा या बयानिया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शख्सियात यहाँ पे बद किरदार बन के, यानी एक किरदार है और एक बद किरदार है। जो शख्सियात जो हैं यहाँ पे, जिस तरह से आपने एक टोटल नैरेटिव बिल्ड किया, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ कि जो हमारी, मैंने आज प्रोग्राम में कहा, दोबारा कहती हूँ कि जो हमारे पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर थे वो हमारा मेहनत कश मज़दूर और रेडी वाला और एक काम पिसा हुआ तबका था जो अपनी ज़रूरियात के लिए, रोटी कपड़े मकान की तगो दो के लिए उनको ज्वाइन करके सुहाने ख्वाब देख रहा था।
दूसरी तरफ जो PMLN थी, ये एक सरमायादारों की जमात थी, ट्रेडर्स की जमात थी, सनतकार जो हैं इसके वोटर सपोर्टर थे और मालदार असामियाँ सारी इसके पीछे खड़ी होती थी। एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग जो थे, जो इन दोनों की सियासत से तंग थे और वो ये समझते थे कि इस पाकिस्तान को ये नस्ल दर नस्ल जो हुक्मरानी है उससे इस नहज पर पहुंचा दिया कि कायदे आज़म का पाकिस्तान गुम हो गया, खो गया और उसकी तलाश करें। और उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखना शुरू किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक मसीहा के रूप में उन्होंने ओन किया, सपोर्ट किया और हर तरह का उनके लिए तगो दो तन मन जो कुर्बान कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन अब हुआ क्या कि जो एहसानात जो उनकी एक कह लें एज अ PTI वो जमात बनाने में हमारे ये तलख हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि इमरान खान 22 साल जो हैं वो 20 से 25 लोगों के ज़्यादा लोग उनकी जमात में नहीं आते। फिर एकदम से 22 साल के बाद 2010-11 के बाद एक सिनेरियो चेंज होता है और हजूम के हजूम उनकी जमात में शामिल होते हैं और उनका वही बयानिया, वही उनका मैनिफेस्टो, वही उनकी पर्सनालिटी, वही वो वर्ल्ड कप जीतने वाले 92 का वही हीरो। लेकिन एकदम से उनको जो पजीराई मिलती है और स्पेशली नौजवान जिस तरह उनके साथ खड़े होते हैं और एक उम्मीद लगाते हैं और उन्हें अपना मसीहा मानते हैं, तो वो ट्रैक से उतर जाते हैं। अल्लाह को गरूर जो है वो पसंद नहीं है और गरूर जो है और तकब्बर जो है वो कायनात में जिसने भी किया अल्लाह ने उसको निशान इबरत बनाया। खान साहब का जो इक़्तिदार के अंदर आने वाला रूप था वो मैं कल्ला ही काफ़ी वाला जो नारा था और अपने आप को अब वो सियासी लीडर्स के साथ मुकाबला नहीं कर रहे थे। नौज़ुबिल्लाह वो मुर्शद और अपने आप को बाकी इंसानों से सुपीरियर समझते हुए वो और तरह की एक फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए हुए थे। और मैं आपको ये कहती चलूँ कि मुझे ये सारे प्रोसेस से कुछ 6 महीने पहले शेख रशीद से मिलने का हुआ चांस मिला, तो हम दोनों बैठे कुलीग्स हैं, ज़ाहिर है इकट्ठे 22-23 साल से सियासत कर रहे हैं। मैंने कहा कि शेख साहब खान साहब चाहते क्या हैं, क्योंकि जो ही उन्होंने सियासी मोर्चे से अपनी तोपें उठा के उनका रुख जो था वो अस्करी अदारे और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तरफ कर दिया, तो मैंने कहा जी ये क्या चाह रहे हैं और ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैं सच्ची गल दसूँ और ये मैं आपको हल्फन कह रही हूँ कि उसके अंदर जो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ कि जो खान साहब का इस वक्त टारगेट वज़ीर आज़म बनना नहीं। मैं एकदम चौंक गई, मैंने कहा क्या मतलब, उनका कोई भी सियासतदान जो है अपनी जमात को लीड करता है, अल्टीमेटली जो प्रीमियर सीट है उस पर आना चाहता है और इस मुल्क को डिलीवर करना चाहता है, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर की सीट अब वो समझते हैं बहुत छोटी है। मुझे ये शक है डॉक्टर कि कहीं वो अपने आप को औलिया और उन दीनी जो हमारे मज़हब के अंदर या हमारे दीन के अंदर मोतबर लोग रहे हैं और उनके किरदार जो रहे हैं दीन को फैलाने में और लोग उनकी परस्तिश करते थे या उनको पूछते थे या उनसे मोहब्बत करते थे, वो अब अपने आप को उस कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं। और उनके लिए ये, और आपने देखा कि फिर वहाँ ज़मान पाक में मुर्शद चौक भी बना। फिर आपने देखा कि वहाँ अफ्तारी के दौरान एक बच्ची को वरगला के एक बयानिया दिया गया कि नौज़ बिल्ला जो चेयरमैन PTI की वालदा हैं उनका और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा फ़ख्र ज़मां हमारे लिए वजह तहलीक कायनात जो हैं उनका एक यानी कह लें कि लेवल या पोजीशन या हसीयत है। उसके बाद किसी ने उस बच्ची को टोका नहीं, लाइव वो सोशल मीडिया पे तकरीरें चली। तो वो जो शेख रशीद का जब ये चल रही थी ना, एक साहब जो बाद में उनको कत्ल किया गया स्वात के अंदर, उन्होंने उन्हें पैगंबर का बाज़ाब्ता तौर पर रुतबा भी दे दिया,
जिसको फिर हजूम ने बाद में उनकी जान ले ली। तो ये वो सारी सोच थी जिसकी अक्कासी शेख रशीद वक्त से पहले कर रहे थे कि जिस किस्म का उनका बयानिया चल रहा है या जिस किस्म का माहौल उनके इर्द गिर्द मैं देखता हूँ, तो ये सियासत वाला माहौल नहीं है। क्योंकि सियासत के दाव पेच और होते हैं, सियासत के रंग और होते हैं, सियासत के बयानिए और होते हैं, सियासत के अंदर आप सियासी मोर्चों पे फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये कोई रंग ढंग जो थे ना वो डिफरेंट थे। अनफॉर्चुनेटली जब 9 मई का देखिए ये कि भाई ये वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो कभी भी ये 9 मई एकदम से नहीं हुआ। इसकी आबियारी, इसकी इंजीनियरिंग, इसकी मैनिपुलेशन और वो जहर आलूद बयानिया और प्रोपोगंडा जो है उन नौजवानों में डालने का एक मुसलसल अमल जो था बैकग्राउंड में चल रहा था। तो जब ये 9 मई का वाक़या होता है तो आपने देखा कि जिन बच्चों का आपने जिक्र किया, सबसे पहले वो उनको डिसोन करते हैं, वो कहते हैं वो तो मेरे कारकुन ही नहीं है। वो हमारी बेटियां जो आज कैदें भुगत रही हैं और हमारे माशरे में किसी की बहन का, बेटी का, बीवी का जेल जाना और इस तरह से मुकदमात में पेश होना, वो कोई अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन हमारी वो बेटियां जो हैं वो एक ऐसे बयानिए को ओन करके जो कि स्वाय उनकी तबाही के और कुछ नहीं था, तो वो गुमराह हुई। जो स्मार्ट डार ने कल बयान दिया और उसके अंदर या का नाबुदो वैया का नास्ताइन का जो जमात जो है प्रचार करती रही, वो सबसे ज़्यादा वो जमात गुमराही के रास्ते पे रही और सराते मुस्तकीम पे आने के लिए उसे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ने हैं। अभी ये इक्का दुक्का जो लोग डिसोसिएट होके अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे उन तमाम दावों की तौसीक कर रहे हैं, उस पर मोहर लगा रहे हैं कि जो मैं कह रही थी और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर लीडरान कह रहे थे कि जिस इमरान खान को या चेयरमैन पीटीआई को हमने मसीहा बन के सादक और अमीन के रूप में वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाया था, जो ही वह वज़ीर आज़म बन गए तो उनके तेवर भी बदल गए, उनकी सोच भी बदल गई, उनका नज़रिया भी बदल गया और उनका एक वे फॉरवर्ड और जो अगली मंजिल थी वो भी बदल गई। उन्होंने अपने आप को उलझा लिया और ऐसे इश्यूज़ में जो हमारे इश्यूज़ नहीं थे। उन्होंने वो अपनी ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान मुखालफीन पर करने की बजाय वो अपनी जो स्ट्रेंथ और पॉपुलैरिटी थी वो पाकिस्तान के वजूद पे ज़ख़म लगाने वाली क़ुव्वतें जो थीं बैरूनी एजेंडे के तहत जो मुतहरक और पाकिस्तान में दहशत गर्दी जैसी कार्रवाइयाँ कर रही थी, उन पे अपनी तवानाइयाँ सर्फ करने की बजाय उन्होंने टोटल अपना जो फोकस था और महवर और मरकज़ था वो कौमी अदारों को बना लिया और उन्होंने ये मुसलसल बयानियाँ देना शुरू कर दिया कि जनाब मैं अपनी पॉपुलैरिटी को टेस्ट करते हुए अदारों पे चढ़ाई करूँगा और अपनी मीटिंग्स के तो ये पॉपुलैरिटी स्टार्ट कहेंगी आप इसको? मैं तो फिरदौस साहिबा, आपने तो पहले मुझे आज आपने मुझे मैग्नेटाइज, हिप्नोटाइज और मेस्मराइज कर दिया है ये बातें बता के। ये जरा ये फरमा दीजिए कि अगर तो अचीव ये करना था कि नाउजुबिल्लाह अगर उन्होंने इतने बड़े लेवल पे जाना था तो उसका रास्ता एस्टैब्लिशमेंट से ये टफ लाइन लेना और जनरल आसिम मुनीर साहब से एक बात उनको जनरल ना बनने देने के लिए लॉन्ग मार्च प्लान करना, फिर 9 मई के हवाले से क्या बात सच है कि 2 ग्रोह मौजूद थे पीटीआई में? तो ये जो वो अचीव करना चाहते थे उसका रास्ता इतना अजीब सा क्यों था? मतलब इतना टेक ऑन द एस्टैब्लिशमेंट क्यों था? देखिए इसमें 2 चीज़ें थी, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देखिए मैं आपको पता है कि हमारा जो यहाँ पे सियासत के मैदान में जो चूरन लोग बेचते हैं वो मज़हब के नाम पे लोग गुमराह करते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जी ये मुल्क जो है इस्लामी फलाही रियासत है तो इस्लाम का बोलबाला हो और हकीकी इस्लाम का जो तशख़्ख़ुस और वक़ार है उसको हम प्रमोट करेंगे। तो खान साहब ने बार बार एक ही बात की कि हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे।
अब मैंने ना वो रटा हुआ सबक हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो रियासत मदीना बनेगा। मुझे एक बड़े बड़े चाहने वाले आलम दीन थे, उन्होंने मुझे एक दिन टाइम मांगा और उन्होंने कहा कि मैंने आपके साथ बैठना। मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा कि आपने रियासत मदीना का हिस्ट्री पढ़ी है? तो मैंने कहा जी मुझे जितना पता है एक तालिब इल्म की हैसियत से कि रियासत मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल रियासत बनाई थी जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स और हर तरह का जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट हैं किसी भी इंसान के, जानवरों से लेकर मखलूक के, पूरी कायनात में बसने वाली मखलूक के लिए उन्होंने एक चार्टर ऑफ राइट्स जो था उसको कुरान पाक के ज़रिए इस्टेब्लिश किया और रोल मॉडल के तौर पे प्रैक्टिस किया। उन्होंने कहा मेरी बहन रियासत मदीना के अंदर यहूद और अंसार जो थे उनको मुसलमानों के बराबर हकूक़ दिए गए। उस वक्त के जो हालात और सूरत हाल थी, तो आप इस मैकेनिज़्म को समझें, क्योंकि जब वो ये बात कहते हैं रियासत मदीना बनाऊंगा तो वो यहूद और अंसार को मुसलमानों के बराबर हकूक़ देना चाहते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा इसको डाउन प्ले करें और रियासत मदीना का जो हकीकी तस्वर इस्लाम के अंदर है आप उसको प्रमोट किया करें। तो बहरहाल ये मेरे लिए एक नया क्वेश्चन था, एक नई बहस थी जो मैंने एक दो और उलमा से भी डिस्कस किया। फिर मैंने खुद इसको पढ़ना शुरू किया कि यहूद और अंसार उस रियासत मदीना के बनने के बाद उनका मुसलमानों के साथ क्या एक लेवल प्लेइंग स्ट्रक्चर था, क्या हमारा दीन जो था उन्होंने कहाँ तक स्पेस दी, और ये सारी चीज़ें एक अबहाम पैदा कर रही थी। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आप जब ये तकरीर करते हैं तो काइंडली ये इसकी क्लैरिटी करें, क्योंकि लोगों में ये तासर जाता है कि यहूद और अंसार को मुसलमानों के बराबर आप हकूक़ देना चाहते हैं। तो ये इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमारा दीन जो है अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, हमारा पाक आइन जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये चीज़ जब हम पब्लिकली करते हैं तो इस तरह मेरे पे ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बहस में ना पढ़ो, तुम बस एक ही बात करो कि रियासत मदीना बनेगी। तो ये जब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मुर्शद चौक बने, मुर्शद के साथ अफ्तारियाँ शुरू हुई, मुर्शद के साथ लोगों ने बैठ के जिस तरह चढ़ावे चढ़ाने शुरू किए, मुर्शद के ऊपर पैसे कैश में जिस तरह निछावर होने शुरू हुए, और मुर्शद का जो एक अपना वजूद था और एक उनकी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, हम गुनाहगार लोग हैं, कोई हम में से कम गुनाहगार होगा। लेकिन आवाज साहबा उन पर ये केस तो नहीं है ना कि उन्होंने चले उनके ऊपर ये केस नहीं है जो गुफ्तगू आप कर रही है, लेकिन उन पे केस साइफर का है, उन पे केस तोशा खाना का है, उनके ऊपर केस वक्त 9 मई की तंसीबात पर जो हमारे शोहदा की तंसीबात पर हमले हुए उसका है। जो ये केस है ये इससे कैसे जुड़ता है इस सारी बात से? देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो सादक और अमीन का हम टाइटल लेके उनको पूछते रहे और उनकी प्रस्तिश पूरी कौम करती रही, और आज भी बहुत सारे उनके चाहने वाले अभी भी उनके उस नज़रिए के साथ खड़े हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैं कह रही हूँ ये वो तलख हकीकतें हैं जिसको मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस्मान डार ने जो उनका टाइगर था, जो फ्रंट लाइन पे आके उनके नज़रिए का मुहाफ़िज़ बना हुआ था, अल्टीमेटली उसको भी सिराते मुस्तकीम पे आना पड़ा और उसे समझ आई कि मैं किस हद तक गुमराह होके तबाही के रास्ते पे गया और किस तरह मैंने अपने मुल्क को दाव पे लगाया। लेकिन फिर उनकी वालदा साहबा का इंटरव्यू आ जाता है, उनकी वालदा साहबा की एक वीडियो आ जाती है कि वो ख्वाजा आसिफ साहब को कह रही है कि मैं आपका मुकाबला करूंगी, और उस्मान डार को तो आपने चुप करवा दिया, गोली रखी, उसकी कनपट्टी पे बुलवा लिया जो बुलवाना था, अब मेरा मुकाबला करें। ख्वाजा आसिफ को टारगेट कर रही है, क्या पीटीआई इनको वाकई टिकट दे सकता है? देखिए ये उनकी वालदा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरी माँ है, मेरे लिए वो दुआएं भी करती रही हैं, लेकिन माँ का तशख़्ख़ुस, माँ का वक़ार अपनी जगह, लेकिन हमारी धरती माँ जो है उसका दिफा कौन करेगा, उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ कौन बनेगा? हमें माएँ जो है वो सबको प्यारी होती हैं, लेकिन माँ को ढाल बना के विकेट के दोनों तरफ जो खेलने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया डार ब्रदर्स ने,
वो दोनों तरफ खेल रहे हैं विकेट के। एक तरफ वो जो है वो मुतलका 9 मई के जो विक्टिम्स हैं अदारे, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी और 9 मई जो है एक भयानक ख्वाब है, स्याह दिन है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो PTI का पोल्यूटेड माइंडसेट है, गुमराह ज़हन है, जो अभी तक उनको इमरान खान को सादक और अमीन समझते हुए एक हकीकी मसीहा समझ रहे हैं, उनकी सफ़ों में ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि देखें मेरी मजबूरियां हैं या मेरे को मसाइल हैं, लेकिन मेरी माँ जो है वो उस नज़रिए और उस सोच को ज़िंदा रखेगी। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे पहलू है कि आप शख्स को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आवान साहबा, लेकिन सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये बता दीजिएगा कि ये जो मामला है कि ना अहल करना है, वो इस बुनियाद पे नहीं करना कि इमरान खान साहब की रिलीजियस बैकग्राउंड क्या था, या उन्होंने क्या रियासत मदीना का ख्वाब देखा था, या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या वो अपने आप को किस स्टेटस पे समझते थे, या वो ख्वाब और ताबीरें किस तरह करते थे, उससे दरकिनार उनको ना अहल इस बात पर किया जाएगा कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और उससे जुड़ा हुआ ये तो उनका जो एक स्टैचर है वो तो कानूनी एविडेंस के साथ जाएगा ना। किसी टॉक शो में बैठ के उस्मान डार साहब कह दें, कोई चीज आप कह दें, इसके बाद सबूत तो कोई नहीं है यार। कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत चाहिए ना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जवाब देना। 9 मई के वाक़े के जो उस डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच हैं वो चेयरमैन PTI हैं। वो किस तरह से हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में पकड़े गए हैं, जो एविडेंस जियो फेंसिंग के साथ जुड़े हैं, जो उनके फ़ोन उठाए गए उनके घर से उस वक्त, और ये कनेक्टिविटी जो है कि जिसमें वहाँ हदायत देते हुए वो इनकलाब की कहानियाँ सुना रहे हैं, और फिर छुटने के बाद, रिहा होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए अपने साथियों को ये कह रहे हैं कि आपने पीछे नहीं हटना, इनकलाब जो है वो बपा हो चुका है और बस अब चंद दिनों की बात है और ये फौज के अंदर बगावत हो जाएगी। और तो एविडेंस मौजूद है। फिरदौस साहबा, वो जो डायरी ली थी, वो जो डायरी मिली थी जिसका बड़ा रोना था, एक तो डायरी के ऊपर भी बड़ी बात हुई थी कि जो पीरनी साहबा लिखती थी, इतने अंडे तो इतने पानी तो इतना, इतने केले तो इतना जूस, तो ये भी पार्ट ऑफ एविडेंस है। देखिए, जब ये केस ट्रायल होगा, जब मरहलावार ये आगे बढ़ेगा, तो जो उसके साथ जुड़े तल्ख हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे, आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। उसकी वजह ये है कि उन मासूम ज़हनों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, ढाल बना के अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया गया, और वो जलाओ गिराओ और जिना हाउस। तो PTI के चेयरमैन की इलेक्शन लड़ने की कोई उम्मीद आपको नहीं है? देखिए, जो उनके इलेक्शन लड़ना एक सियासी जमात के तौर पे उनका हक है, लेकिन सियासी जमातें ना जत्थे बनाती हैं, ना मलेशिया बनाती हैं, ना वो GHQ के ऊपर हमले करती हैं। ये काम दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। तो PTI अगर सियासी जमात है तो सियासी जमात को ये जो उन्होंने कारस्तानियां और स्याह कारनामे किए हैं, वो तो कहते हैं वो सियासी जमात है जिसमें से कुछ लोग इमोशनल हो गए क्योंकि रेंजर्स ने खान साहब को पकड़ लिया। तो फिर इसका जवाब क्या होगा कि ना अहल होंगे कि नहीं होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है या एक दहशतगर्द जमात है? वो हमेशा जो आपने देखा कि उन्होंने पैरेलल हमेशा 2 बयानिए चलाए। वो खुद ही जो है वो दर्द देते हैं और खुद ही दवा के लिए भी अपने आप को पेश करते हैं। तो ये कोई वतीरा उनका नया नहीं है। ये उनका जो माइंडसेट है कि आपने पहले बयानियां बनाने से पहले सिचुएशन, हालात ऐसे पैदा करने हैं और फिर वक्त कम है। PTI इलेक्शन में होगी कि नहीं होगी? सिर्फ माइनस इमरान होगा या PTI माइनस PTI, माइनस इमरान या माइनस PTI? आपकी हमेशा गैस सही होती है। अभी तक की ये तो फैसला आपको पता है कि अदालतें करेंगी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, लेकिन मेरी सियासी सोच के मुताबिक ये दोनों जो हैं उनका वजूद उस वक्त तक उस पर सवालिया निशान है
जब तक उस अदालती प्रोसेस के अंदर से वो गुजर के अपने गुनाहों का कफारा अदा नहीं करते। और अगर उस वक्त तक इलेक्शन तक, अच्छा मियां साहब की वापसी को कैसे देख रही है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, क्या उनके लिए कुछ चैलेंजिंग इलेक्शन ही? ठीक है, ओके ठीक है, आप जरा जल्दी से नवाज शरीफ की वापसी पे आपके तासुरात। पाकिस्तान पार्टी को आप जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को आप मुबारकबाद दें। आज हम रजिस्टर्ड हो गए हैं, हम इकबाल के शहीन का निशान लेके इकबाल की फिक्र और सोच के अमीन बनने जा रहे हैं। और इकबाल के नज़रिए को जो उस वक्त क़याम पाकिस्तान के लिए नौजवानों ने पाकिस्तान के उस ख्वाब को हकीकत में बदला था, आज एक दफ़ा फिर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए इकबाल के वही शहीन जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क को हर तरह की बदअमनी, इंतशार और नफसा नफसी से निकाल के एक यकजा कौम बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। जो आपने नवाज शरीफ साहब का पूछा, तो देखिए नवाज शरीफ साहब को मेरा सिर्फ एक ही साहिब मशवरा है कि वो मियाना रवि की सियासत इख्तियार करते हुए अपने आप को सबसे पहले कानून और आइन के सामने सरेंडर करें और वो इस कौम को ये मैसेज दें कि मैं आइन की पासदारी करते हुए जहाँ से मुझे सज़ा मिली और मुझे गुनाहगार ठहराया गया, मैं वहीं से अपनी सज़ा को मुअत्तल करके बेगुनाही की चिट लेके अवामी अदालत में आऊँगा। अगर वो खुद साख्ता अदालत लगा के अपने आप को बेगुनाह साबित करके तो 21 तोपों की सलामी लेने के लिए अवाम के हजूम के अंदर से वो चाहते हैं कि एक वज़ीर आज़म के तौर पे इस मुल्क पे लैंड करें, तो ये आइन और कानून के निज़ाम के मुंह पे एक तमाचा होगा और ये हमारा अदलिया पे जो आम बंदे का एतमाद है इसको और ज़्यादा वो मलियामेट कर देगा। और माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट जो है कि कमज़ोर के लिए और कानून है और ताकतवर के लिए और कानून है, इसको और तक़वियत मिलेगी। और जो लोग उनकी सहूलत कारी में मावनत करेंगे अल्टीमेटली अवाम के कहर और गैज़ो गज़ब का वो शिकार होंगे, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त ये समझती हैं कि 16 माह की जो कारकर्दगी रही है इस एक कोलेशन गवर्नमेंट की, इन्होंने जो ज़ख्म दिए, आपने जो स्टार्ट किया एपेक्स कमेटी के उस रोल को, मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से उनके तमाम फैसलों को एंडोर्स करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये काम जो था सियासी जमातों को करना चाहिए था। ये काम जो था स्मगलिंग रोकना, ज़हीरा अंदोज़ी पे काबू पाना, ये गैर मुल्की तारकीन वतन को उस टाइम के अंदर अंदर पाकिस्तान से एक्सपेल करना, ये हमारे सियासी हुकूमतों के काम थे। लेकिन हम अपनी सियासत को बचाते बचाते अपनी रियासत को गाँव लगाने में मसरूफ़ अमल रहे और आज रियासत अपना वजूद जो है उसको ताकतवर और तवाना बनाने के लिए ये जितनी गिद्दें थी, जितने ये अनासर थे, उनको सफ़ा हस्ती से मिटा रहे हैं। तो हम रियासत के हर उस कदम के साथ खड़े हैं जो इस पाकिस्तान को ताकतवर बनाने में और इस मुल्क के अवाम को दुखों से निकालने के लिए वो उठाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्बत सिमत में आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस आशिक अहमद साहिबा, आपने बहुत तफसीली और आज ऐसे ऐसे इंकशाफात कर दिया कि मैं अभी तक दंग हूँ। कल एक इंटरव्यू में मंजर आम पर आए उस्मान डार साहब तो एक बिल्कुल भौचाल सा मच गया और कहा गया कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो जिम्मेदार हैं और तनसीबात पर हमले करने की पूरी जो मुनज़्ज़म साजिश है वो उन्होंने की है, वो सरपरस्ती उन्होंने की है। और एक ग्रुप था PTI की विदिन जो मुखालिफ बयानी पे, रियासत मुखालिफ बयानी पे यकीन रखता था। लेकिन आज जो इंकशाफ फिरदौस आशिक अहमद साहबा ने किया है, मेरा ख्याल है इस बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि एक मॉडरेट जमात होते हुए, एक आम इंसान होते हुए, सले सादिक और अमीन का टाइटल आपने ले लिया, लेकिन आपने फिर उसके साथ क्या किया। ये साइफर केस, ये तोशाखाना केस, ये सारे सियासी तौर पर भी अगर बने हैं, अल-कादिर ट्रस्ट केस, ये भी अगर सियासत की बुनियाद पे बने हैं, लेकिन ये बुनियाद आप बता दीजिए जिस पे आपने लोगों को वरगलाना शुरू किया, जिस पर आपने लोगों को ये बताना शुरू किया, जिस तरह से फिरदौस आशिक अहमद साहब ने आज हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो हल्फिया ये कहने को तैयार हैं कि शेख रशीद साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, उनको शर्फ बख्शा शेख रशीद साहब ने मुलाकात करके, और वो खुली फजा में बैठे थे और उन्होंने पूछा
कि ये खान साहब चाहते क्या हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को क्यों टेक ऑन कर रहे हैं, एकदम से नैरेटिव इतना क्यों हार्ड हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो बनना ही नहीं चाहते, ये वली बनना चाहते हैं, ये अपने आप को इस मयार पर समझते हैं। फिर एक हमने पब्लिकली भी देखा है, ये वीडियोस भी सर्कुलेट हुई हैं जिसमें एक बच्ची है और वो बात कर रही है कि इनकी जो खान साहब की वालदा साहिबा हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह उनकी वालदा साहिबा जितनी अच्छी हैं। तो ये तमाम तर मामलात जिसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, इस रिलीजन कार्ड को हमें नहीं खेलना चाहिए, ये बार बार लोगों को वर्गलाने के लिए इस्लाम और दीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बार बार इमरान खान साहब कहते रहे, लेकिन ये सिरात मुस्तकीम पर आने का जो रास्ता है वो रास्ता नहीं है जो उन्होंने चुना। और मेरा ख्याल है जो सुनने वाले हैं, जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, हम इसमें कोई किसी के किरदार पर बात नहीं करना चाहते, किसी के दीन पर, किसी के बिलीफ पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज आप लोग खुद एज मुस्लिम समझें कि कौन आपको इस्लाम से दूर लेके जा रहा है और कौन आपको दीन के करीब कर रहा है। और अगर आपको कुछ जानना है तो वो हदीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, इधर उधर की बातें मत सुनिए, अपने लिए खुद पढ़िए। बहुत सारे लोग इस चीज को देखकर टर्न हुए, आज भी उनकी एक बहुत ज्यादा फॉलोइंग है और ये कल्ट लाइक जो माइंडसेट है कि एक माइंडसेट बन गया है कि हम वी आर बिगर देन एवरीबडी, वी आर बिगर देन मोस्ट पावरफुल कॉरिडोर्स ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन किया गया, क्योंकि हम तो किसी को भी हरा सकते हैं, हम तो, हमारी तो पब्लिक इतनी ज्यादा है हमारे पीछे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो पब्लिक आपके पीछे हो या ना हो, पॉइंट ये है कि आप पॉइंट पर नहीं हैं, आप गलत पर हैं। और अगर आप गलत पर हैं तो तमाम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, विच इज नॉट द राइट वे एट ऑल। और हम कितने लोगों को गलत रास्तों पर जाने से रोकेंगे? अभी भी रुक जाएं, वक्त है। और जो हो गया है उसको तो नहीं तब्दील किया जा सकता, लेकिन जो होना है उसको तब्दील करने में अपना अपना किरदार अदा करें। इसी बहुत ही मैग्नेटाइज और मेस्मराइज और हिप्नोटाइज किया है आज फिरदौस आशिका मान साहब ने हमें। अगर आपको टाइम मिले तो ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। और ये बुनियादी बात जो उन्होंने की वो इस्लाम को इस्तेमाल करके, दीन को इस्तेमाल करके, वो गलत थी। हमारी बाकी सियासी जमातें भी अगर अल्लाह करे अगर सीख जाएं कि अल्लाह के सामने मामला छोड़ देंगे और ये देखें जी, ये देखें उनके जो किया है वो वही भर रहे हैं, मकाफात अमल, इन चीज़ों से बाहर निकल जाए, सियासत को एज सियासत ही लें, दीन और इस्लाम से दूर रखें। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।